सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। साल 2024 में एलएनआईपी, बीएचयू, आईजीआई में मल्टीपल एडमिशन्स कराने के बाद फिजिकल एजुकेशन इंडिया क्लास से सीयूईटी पीजी में ऑल इंडिया रैंक वन, डबल ऑल इंडिया रैंक वन हासिल करने के बाद सीयूईटी यूजी में, जो कि एलएनआईपी के लिए एडमिशन जिस प्रोसेस से होता है, उसमें ऑल इंडिया रैंक वन से लेके ऑल इंडिया रैंक 12 तक और उसके बाद भी मल्टीपल ऑल इंडिया रैंक्स अचीव करने के बाद हम आ गए हैं आपके सामने साल 2025 के लिए क्लासेस को लेके। अगर आप सीयूटी यूजी या फिर सीयूटी पीजी के बैचेस को ज्वाइन करके एलएनआईपी, बीएचयू, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट जैसे अच्छे कॉलेजेस में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सही जगह पे हैं। हमारी जो क्लासेस हैं वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं। सबसे पहले हम लोग सीयूटी पीजी एमपीएड की जो आपकी क्लासेस होती हैं, जिसका कोड COQP11 होता है, जिसका एग्जाम देके आप एलएनआईपी में एमपीएड या फिर बीएचयू में एमपीएड या फिर आईजीआई या फिर अदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके लिए हमारी क्लासेस जो है वो 10 नवंबर से शुरू होने वाली हैं। पैम्पलेट जो है वो आपके सामने है, फीस आपके सामने है। व्हाट्सएप नंबर आपको इस पैम्पलेट पे भी दिख जाएगा और आपकी स्क्रीन के ऊपर भी फ्लैश हो रहा होगा, जहां पे आप कांटेक्ट करके सीयूटी पीजी फॉर एमपीएड COQP11 जिसका कोड है। एलएनआईपी में अगर आप एमपीएड करना चाहते हैं साल 2025 में, बीएचयू में करना चाहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं या फिर अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपना जो एडमिशन है उसको आप इस साल पक्का कर सकते हैं इन सारे इंस्टीट्यूट्स में। अब ये जो बेसिकली वीडियो है ये आपका बेस्ड है जहां पे हम पिछले साल जो आपके क्वेश्चंस आए थे सीयूटी पीजी में एमपीएड के COQP11 में टोटल 75 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से आज हम यहाँ पे पहले जो 25 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। हम हमेशा अपने क्वेश्चंस को ऐसे नहीं सॉल्व करते कि हमने सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ा और आंसर देखकर आगे बढ़ गए। पूरे तरीके का जो निचोड़ है हम इस क्वेश्चन पेपर से निकालेंगे। हर क्वेश्चन किस टॉपिक से आया, उसके जो ऑप्शंस हैं उसमें सही ऑप्शन के साथ साथ जो बाकी 3 ऑप्शंस हैं उनसे आपके और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, पेपर का लेवल क्या होता है, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। इसके अलावा जो कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस आ जाते हैं जो सिलेबस में मेंशन नहीं होते हैं बट पेपर में आ जाते हैं, उनको कैसे आपको टैकल करना है, ये सारी चीजें आज हम इन 25 क्वेश्चन में देखेंगे। तो आप आराम से अपनी एक नोटबुक और पेन लेके बैठिए और इस वीडियो को देखिए, जिसको देखने के बाद आपको कुछ टॉपिक्स जो है वो बड़े आराम से समझ में आ जाएंगे। बाकी जो पूरा कंप्लीट हमारा जो पढ़ाई होगी, जो पूरा रिवीजन होगा, जो पूरा एक एनालिसिस होगा पेपर का, सारी प्रिपरेशन जो होगी वो हमारी क्लासेस में होंगी, जिसको आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो मैंने आपको बता दिया। साइड में भी आपको इसमें पैम्पलेट दिख रहा होगा। तो फटाफट हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, और हर क्वेश्चन किस टॉपिक से आया और उसके आंसर्स कैसे आए इन सारी चीजों को हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज मार्केटिंग कमिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स इवेंट कवर्स फॉलोइंग एस्पेक्ट्स एक्सेप्ट। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट टॉपिक से आया है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट यूनिट से आया है, जहां पे आपसे इतना पूछा गया है कि जो मार्केटिंग कमिटी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स इवेंट की, उसका क्या क्या काम होता है। तो आपको पता है इवेंट को टेलीकास्ट करना मार्केटिंग का काम है। MOUs यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम का मतलब एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। अंडरस्टैंडिंग ये बेसिकली एक आपका मार्केटिंग का ही टर्म है, जिसका मतलब होता है जब 2 या 3 से ज्यादा पार्टनर्स आपस में मिलकर कोई काम करते हैं तो उनके बीच में ये साइन होता है। तो MOUs, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए था, तभी आप इस आंसर को कर पाते। ये सारी चीजें आपको नोट्स में मिल जाएंगी हमारे साथ। इसके बाद चेक रिम्यूनरेशन ऑफ ऑफिशियल्स। तो ये जो एक है ये मेरे ख्याल से डाउटफुल है। फोर्थ भी हम देख लेते हैं, मैनेजेस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। तो बिल्कुल ये काम भी आपके जो मार्केटिंग कमेटी होती है वो करती है। जो थर्ड वाला है ये सबसे ज्यादा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि जो रिम्यूनरेशन है यानी कि जो पेमेंट ऑफिशियल्स को किया जाता है ये मार्केटिंग कमेटी का काम नहीं होता है, ये आपके ऑर्गेनाइजर्स का ही मेनली काम होता है, जो कि आपके ऑफिशियल्स को पेमेंट करते हैं उनकी ड्यूटी के लिए। तो ये ऑप्शन साफ साफ आपको समझ में आ रहा है कि चेक रिम्यूनरेशन ऑफ ऑफिशियल्स ये आपका इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है फटाफट। Imagery and stimulation are both psychological skill training techniques. Which of the following statements are correct in relation to imagery and stimulation? अब ये जो आपका टॉपिक है ये आपका साइकोलॉजी से भी हो सकता है, ये थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से भी रिलेट करता है, तो ये मिक्स टॉपिक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं और इसमें जो 2 टर्म्स दिए गए हैं इनको आपको समझना है। अगर आप इन 2 टर्म्स को समझ गए तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली कवर आपका हो जाएगा। सबसे पहला है इमेजरी और दूसरा है स्टिमुलेशन। इमेजरी का मतलब होता है एक तरह से इमेजिनेशन, कि आप अपने दिमाग में ही किसी एक कंडीशन को क्रिएट करें और उस कंडीशन में आप क्या परफॉर्म करेंगे, क्या चीजें स्किल आप अपने, अगर हम स्पोर्ट्स के टर्म में बात करें तो क्या स्किल्स को परफॉर्म करेंगे, ये सारी चीजें आपको इमेजिनेशन करनी है और उसके हिसाब से अपनी ट्रेनिंग को प्लान करना है। नेक्स्ट जो है दैट
इज स्टिमुलेशन, या फिर कभी कभी अलग फील्ड में इनको सिमुलेशंस भी बोला जाता है, जहां पे एक रियल प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट बना दिया जाता है आपका प्रैक्टिस करने के लिए, जिसके अंदर जाके आप किसी पर्टिकुलर कंडीशन को जो रियल मैच में आपको देखने को मिल सकती है उसको आप वहां जाके प्रैक्टिस करते हो। सिमुलेशन वर्ड आपने बहुत बार देखा होगा, जो मेनली जो एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं उनकी ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि उनको एक सिमुलेशन क्रिएट करके दिया जाता है जहां पे वो प्रैक्टिस प्लेन को उड़ाते हैं जैसे कि रियल लाइफ में उनको उड़ाना होता है। तो ये दो टर्म्स आप समझ गए। अब इनसे जो ऑप्शंस आए हैं वो किस तरीके से बन सकते हैं, या फिर ऐसे ही टॉपिक से और कैसे ऑप्शंस बन सकते हैं, इसको हम सब फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहला ए है, स्टिमुलेशन रिक्वायर greater resource of time and effort to set realistic situation during practice, but in many ways it is superior to imagery as training techniques। तो बिल्कुल अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि जो सिमुलेशन या फिर स्टिमुलेशन होता है, इसमें आप रियल एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हो, तो बिल्कुल हमको रिसोर्सेज भी चाहिए, ये टाइम भी लगाता है और इसमें एफर्ट भी चाहिए होता है रियलिस्टिक सिचुएशंस को बनाने के लिए ड्यूरिंग प्रैक्टिस। बट ये जो इमेजरी है, यानी कि आप दिमाग में जो चीज सोच रहे हो उससे बहुत ज्यादा सुपीरियर है ट्रेनिंग टेक्निक्स के मामले में। तो बिल्कुल ए ऑप्शन आपका इसमें ठीक हो जाएगा। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ए ऑप्शन किस में है, बाकी ऑप्शंस को हम एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेटेड मेथड जो होता है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड में ए नहीं है तो हम सीधे सीधे इसको काट देंगे, यानी कि थर्ड और फोर्थ में हमारा आंसर होगा। सेकंड है, इमेजरी अलाउज इंडिविजुअल टू प्रैक्टिस मेंटली whereas stimulation attempts to create circumstances of competition practice। तो ये सेम डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताई, सीधे सीधे इनका मतलब लिखा गया कि इमेजरी या और जो स्टिमुलेशन होता है उसका मतलब क्या होता है। तो बिल्कुल बी भी आपका ठीक है। अब ए बी दोनों में है तो हमें सी और डी में देखना है कि कौन सा सही आंसर है। तो सी है, स्टिमुलेशन ट्रेनिंग टेक्निक कैन ओनली बी गिवन टू एथलीट इफ दे गो थ्रू इमेजरी ट्रेनिंग एट बिगनिंग। तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसको हम थोड़ा सा डाउटफुल में अभी रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इमेजरी हेल्प्स द एथलीट इन सेटिंग देयर डेली गोल्स एंड स्टे मोटिवेटेड ड्यूरिंग टफ ट्रेनिंग सेशन। तो ई को तो हम काट ही देते हैं क्योंकि ई हमारा नहीं होगा। एक बार पढ़ लेते हैं इसको भी, इमेजरी टेक्निक इज कंप्लीट विदाउट फॉलोइंग इट अप विद स्टिमुलेशन टेक्निक। तो ऐसा कुछ नहीं है, इमेजरी टेक्निक को करने के लिए आप इमेजरी टेक्निक के बाद आपको स्टिमुलेशन टेक्निक करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। और सी वाला भी कि स्टिमुलेशन ट्रेनिंग टेक्निक्स कैन ओनली बी गिवन टू एथलीट इफ दे गो थ्रू इमेजरी ट्रेनिंग एट बिगनिंग। तो ये भी जरूरी नहीं है कि इमेजरी और स्टिमुलेशन को एक साथ ही आपको करना होता है। तो सी वाला भी अगर हम काट दें तो डी इसमें सही हो जाएगा कि इमेजरी आपको हेल्प करती है, आप अपने दिन के गोल्स प्लान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 3 दिन पहले कोई मैच खेला है तो आप 3 दिन बाद भी उसको अपने दिमाग में सोच के अपने आने वाले टास्क को डिजाइन कर सकते हैं। तो ए बी डी हमारा जो होगा सही आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ इसका हमारा सही आंसर होगा। तो इसी तरह के कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए आपको आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, और जो उसमें पॉइंट्स दिए हैं उनका मतलब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। क्वेश्चन 3 की हम बात करते हैं, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन द स्पार्टन्स यूज्ड टू डिस्पोज ऑफ इनपरफेक्ट और वीक बेबीज। तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये सारी चीजें नोट्स में आपको मिलेंगी, बहुत आराम से इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे। तो माउंट एगेटस इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ये जो स्पार्टन पीरियड था उस टाइम की बात है जहां पे 7 साल के बाद जो बच्चे डिसेबल होते थे या फिर जिनकी जो वर्किंग कंडीशन होती थी वो ठीक नहीं होती थी, और जो स्पार्टन्स होते थे वो उनको वॉर्स में यूज नहीं कर पाते थे, उनको ऐसा लगता था कि आगे जाके वॉर में हमारे लिए काम नहीं आएंगे, तो ऐसे बच्चों को वो माउंट एगेटस से थ्रो कर दिया करते थे। अब ये जो पूरी स्टोरी है ये प्लूटार्क नाम के ग्रीक फिलोसफर थे, उन्होंने लिखी थी, उन्होंने बताई थी। हालांकि इस पे बहुत डिस्प्यूट है, कभी आप गूगल पे सर्च करोगे तो काफी डिस्प्यूट चलता है इस पे कि कुछ ऐसा नहीं था, ये सिर्फ बोलने की बातें हैं। लेकिन क्योंकि हमारी लिटरेचर में ये सारी चीजें हैं, हमारी फिजिकल एजुकेशन की बुक्स में, हिस्ट्री में सारी चीजें दी हैं, तो हम इसको पढ़ते हैं और इसको हम फॉलो करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है माउंट टेगेटस। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये आपका टेस्ट एंड मेजरमेंट का है। क्वेश्चन 3 आपका हिस्ट्री से था। क्वेश्चन 4 जो है ये आपका टेस्ट एंड मेजरमेंट यूनिट से है। अ टेस्ट इफ इट मेजर्स व्हाट इट वाज मेंट फॉर रिफर्स टूवर्ड्स। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि एक कोई टेस्ट है, वो अगर उसी चीज को मेजर कर रहा है जिस चीज के लिए उसको बनाया गया है, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे 3 टर्म्स होते हैं जो आपको बहुत ही बेसिक लेवल पे भी पता होंगे या फिर आपको आगे चल के पढ़ने होंगे। दैट इज वैलिडिटी ऑफ टेस्ट, रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट और ऑब्जेक्टिविटी ऑफ टेस्ट। तो इनको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, मैं बहुत ब्रीफ में आपको समझाता हूं। तो इसका जो सबसे पहले सही आंसर है वो होगा वैलिडिटी। वैलिडिटी ऑफ टेस्ट का मतलब होता है कि आपने जिस टेस्ट को जिस चीज के लिए बनाया है वो उसी चीज को आपको रिजल्ट उसके दे रहा है या फिर उसी चीज को समझने में आपको हेल्प कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर लें, अगर हम क्रिकेट के एक
फील्डर के थ्रो की बात कर लें कि उसकी एक्यूरेसी कितनी है एक स्टंप को हिट करने की, तो आप उससे बैटिंग या बॉलिंग नहीं कराओगे, आप उसको ऐसे ही टेस्ट परफॉर्म कराओगे जहां पे वो फील्ड की अलग अलग पोजीशन से स्टंप की तरफ थ्रो करेगा। तो ये होती है वैलिडिटी ऑफ टेस्ट कि आप जिस चीज को चेक करना चाह रहे हो एक एथलीट की या फिर स्पोर्ट्स पर्सन की, वो टेस्ट उसी चीज को चेक करके आपको बताए। सेकंड है आपका रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट। इसका मतलब होता है कि एक ही टेस्ट को जब हम रिपीटेडली बार बार करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो अप्रॉक्स एक जैसा ही आना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी बच्चे ने आज एक टेस्ट किया, उसमें उसका स्कोर 8 आया, थोड़ी देर बाद उसने उसी टेस्ट को किया तो उसका स्कोर 2 आ रहा है, फिर उसने उस टेस्ट को किया तो उसका स्कोर 20 आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टेस्ट ऐसा डिजाइन होना चाहिए कि जिसका बार बार जिसको परफॉर्म किया जा सके, तो उसका जो रिजल्ट है वो अप्रॉक्स एक जैसा ही रहना चाहिए। तो उसको हम कहते हैं रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट। ऑब्जेक्टिविटी ऑफ टेस्ट होता है कि जब अलग अलग टेस्टर्स, यानी कि एक कोच अगर कहीं उत्तराखंड में बैठे हुए हैं और दूसरे कोच अगर महाराष्ट्र में हैं, तो वो उस टेस्ट को इतने आराम से परफॉर्म करा पाए अपने एथलीट से कि उनका जो स्कोर है वो भी एक जैसा ही आना चाहिए या फिर अप्रॉक्स टू सेम रहना चाहिए। तो ये होता है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ टेस्ट। जब अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सॉरी, जो अलग अलग जो टेस्ट आपके होते हैं, उनको जब अलग अलग कोचेस या फिर टीचर्स परफॉर्म कराएं तो उनका भी जो रिजल्ट है वो अराउंड सेम होना चाहिए। और सब्जेक्टिविटी ऑफ टेस्ट का मतलब होता है कि किसी टेस्ट का जो रिजल्ट है या फिर जो आउटकम है वो ओपिनियन बेस्ड अगर आपका बन रहा है तो वो आपका सब्जेक्टिविटी ऑफ टेस्ट होता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज वैलिडिटी ऑफ टेस्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये आपका फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है। आर हार्ट कंसिस्ट ऑफ वेरियस लेयर्स ऑफ मसल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हार्ट की जो मसल्स हैं उसमें उसके बारे में पूछा गया कि कौन कौन सी इन पांचों में से वो तीन मसल्स हैं जो कि आपके हार्ट के लेयर की होती हैं। तो अगर आपको पता हो तो एंडोकार्डियम, एपिकार्डियम और पेरिकार्डियम, ये बेसिकली तीन आपकी हार्ट की लेयर्स हैं, आपकी जो मसल है उसकी लेयर्स हैं। सबसे अंदर आपको मिलती है एंडोकार्डियम। इसके बाद आपकी मायोकार्डियम होती है जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, तो वो आपकी नेक्स्ट होती है। इसके बाद आपकी आती है एपिकार्डियम जो कि मायोकार्डियम के बाद होती है, एंड देन पेरिकार्डियम की कुछ मल्टीपल लेयर्स आती हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से एंडोकार्डियम, एपिकार्डियम और पेरिकार्डियम ये सही आपका इसका आंसर हो गया, यानी कि ए डी ई अगर हम देखें तो फोर्थ आंसर आपका इसमें ठीक होगा। मायोट्रिब्यूल्स नाम की कोई चीज नहीं होती। मायोफिलामेंट्स आपके मसल्स के जो प्रोटीन होते हैं जिसमें एक्टिन होता है, मायोसिन होता है, टिटिन होता है, तो ये आपके मायोफिलामेंट्स होते हैं, लेकिन इसका आपकी लेयर से कोई भी मतलब नहीं। ठीक है, बाकी और डिटेल में हार्ट के बारे में, बाकी ऑर्गन्स के बारे में हम लोग क्लासेस में इसको पढ़ेंगे। अभी आपका बायोमैकेनिक्स का एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लिखा तो बहुत लंबा सा गया, लेकिन आप इसको आराम से समझोगे तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। अ प्लेयर्स A player who applies more force and tosses the shot put at the correct angle has a greater displacement of the shot put, whereas a player who exerts less force has a lesser displacement of shot put। अब इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं। फोर्स की बात यहाँ पे हो रही है, शॉर्ट पुट स्पोर्ट आपको पता होगा, एंगल की यहाँ पे बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड। तो यहाँ पे चीजें तो बहुत सारी है, लेकिन आप इसको आराम से अगर सिर्फ एक लाइन में समझना चाहो तो यहाँ पे सिर्फ इतना बोला जा रहा है कि एक एथलीट ने शॉर्ट पुट को एक ऐसे एंगल पे फेंका जहां पे उसको ज्यादा डिस्प्लेसमेंट मिली, और वहीं पे एक दूसरा एथलीट है जिसने कम फोर्स से उसी शॉर्ट पुट को फेंका जहां पे उसको कम डिस्प्लेसमेंट मिली, यानी फिर आप या फिर जिसको आप डिस्टेंस भी यहाँ पे रिलेट कर सकते हो शॉर्ट पुट जैसे इवेंट में। तो यहाँ पे सीधे सीधे बात हो रही है आपकी लॉ ऑफ एक्सेलरेशन की, या फिर जिसको हम सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन भी बोल सकते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ भी बोल सकते हैं, या फिर जिसको हम लॉ ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो अगर लॉ ऑफ एक्सेलरेशन की जगह लॉ ऑफ फोर्स लिखा था तो आप सीधे सीधे इसको समझ जाते, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सेलरेशन लिखा गया है। तो ये सीधे सीधे आपको बता रहा है कि अगर एक एथलीट शॉर्ट पुट को कम पावर से फेंकेगा तो वो कम दूर जाएगा, अगर ज्यादा पावर से फेंकेगा तो वो ज्यादा दूर जाएगा। तो ये आपका है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, जो कि बायोमैकेनिक्स से एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके लिए बना था। अब ये आपके लिए फिर से कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आ गए हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं ये हमेशा आपके पेपर में आने ही आने हैं। हमने बहुत बार आपको लास्ट ईयर बोला था कि इनको पढ़ के जाना। सीधे सीधे आपसे इसमें ईयर पूछा गया है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट्स, या फिर अलग अलग जो आपकी यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके बारे में कभी पूछा जाता है। तो इसमें से दो जो है वो आपको बहुत आराम से पता हो गया। अगर मैं साई की बात करूं तो आपको पता है कि 1984 में साई आया था, तो डी का 2 यहाँ पे तीन जगह है तो हम 2 को काट देते हैं। देन एनआईएस पटियाला आपको पता है कि 1961 में आया, तो सी का 1 होगा, तो देखो सी का 1 सिर्फ एक में है, तो फोर्थ आंसर आपका इसका सीधे सीधे ठीक हो गया। एनसीटी जो आपका है ये 1995 में आया था, और यूजीसी जो है वो आपका 1953 में आया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो आपसे बहुत बार पूछा जाता है तो एलएनआईपी,
इसका सीधे सीधे पूछ ले जाता है कि कब स्टैब्लिश हुआ था, तो 1957 में स्टैब्लिश हुआ। YMCA जो आपका कॉलेज है वो आपका 1920 में स्टैब्लिश हुआ। लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो है ये आपका 1932 में स्टैब्लिश हुआ। HVPM आपका 1914 में स्टैब्लिश हुआ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके अवार्ड्स हैं, ट्रॉफीज हैं, वो कब स्टैब्लिश हुए, कब स्टार्ट हुए, इन सब के बारे में भी आराम से आपको नोट्स मिल जाएंगे, और जो इंपॉर्टेंट है वो भी हम आपको बता देंगे, जिनसे जनरली आपके क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन 8 आपका हेल्थ एजुकेशन से है, जहाँ पे बहुत फिर से एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपके विटामिन दिए हैं, आपके मिनरल्स दिए हुए हैं और इनका क्या पर्पस है, ये सीधे सीधे पूछा गया। तो विटामिन ए के बारे में आप सबको पता है कि हमारी विजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन ए को हम बोलते ही रेटिनॉल है, ये हमारे रेटिना जो आईज में होते हैं उससे वर्ड रिलेट करता है। तो विटामिन ए आपका इंपॉर्टेंट वर्ड विजन हो गया। तो ए का 2 देख लेते हैं, ए का 2 सब में ही है, तो हम नेक्स्ट बढ़ जाते हैं बी में। कैल्शियम आपको पता है कि हमारी बोन एंड टीथ हेल्थ के लिए होता है, तो बी का 4 देख लेते हैं, सिर्फ 2 में है, तो 3 और 4 आप यहाँ पे कट कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। आयरन जो है ये आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड है। आपको पता है कि आपके ब्लड में एक प्रोटीन होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन के अंदर ही आपका आयरन होता है, जो कि आपके ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने में, ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो सी का 3 आपको एक ही में मिल रहा है, तो 1 आपका ठीक आंसर हो गया। और विटामिन सी आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन में हेल्प करता है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर्स अपने निकालने हैं। सिर्फ 1 लाइनर्स ये हैं, अगर आप इन सबको पढ़ के जाओगे तो बहुत इजीली आप इनको आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपका साइकोलॉजी का है, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी इज डिस्क्राइब्ड एज यूनिक एंड स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। अब यहाँ पे आपको जो चारों ऑप्शन दिख रहे हैं ये चारों ही आपके अलग अलग तरीके होते हैं किसी एक ह्यूमन बीइंग को डिफाइन करने के लिए वो किस तरीके से है, लेकिन यहाँ पे हमको ध्यान देना है यूनिक एंड स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जब आप इनके बारे में थ्योरी पढ़ोगे तो आप बहुत इजीली समझ जाओगे। अभी मैं आपको शॉर्ट में इतना बता देता हूँ कि जो टाइप अप्रोच होते हैं ये बेसिकली आपकी बॉडी साइज के ऊपर बात करते हैं। जैसे आपने सुना होगा एक्टोमॉर्फ होते हैं या एंडोमॉर्फ होते हैं, तो टाइप अप्रोच जो होता है वो कुछ इस तरीके से आपकी बॉडी साइज के ऊपर बात करता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज यूनिक एंड स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये आपका ट्रेड अप्रोच के अंदर आता है, जिसमें हम आपने अगर पढ़ा हो तो ए टाइप होते हैं, बी टाइप इंडिविजुअल्स होते हैं, तो वो इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारा है साइको एनालिटिकल अप्रोच। यहाँ पे आपकी जो ड्राइव होती हैं इन सब चीज़ों के बारे में बात की जाती है, जो आपकी ड्राइव थ्योरीज होती हैं, या फिर आपने इड ईगो सुपर ईगो ये थ्योरीज अगर आपने पढ़ी हो तो ये हमारे साइको एनालिटिकल के अंदर आती हैं। और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में आती हैं कि आप अपने खुद के बारे में क्या सोचते हैं, जिसमें आपने अगर पढ़ी हो तो आपने मेस्लो हायरार्की पढ़ी होगी, तो ये सब हमारे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अंदर आता है। लेकिन यहाँ पे जो यूनिक एंड स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल है इसका सही आंसर आपका ट्रेट अप्रोच होगा, जो कि आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द करेक्ट सीक्वेंस फॉर लर्निंग अ न्यू मोटर स्किल। तो मोटर स्किल को सीखने के लिए क्या सीक्वेंस आपको फॉलो करना होता है, ये बेसिकली आपका स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का एक क्वेश्चन ही हो सकता है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ऑप्शन को पढ़ना है और अपना आंसर देना है। ऑप्शन ए है रिफाइनमेंट ऑफ टेक्निक, अंडरस्टैंडिंग द टास्क, रिसीविंग फीडबैक, रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस एंड मेंटल विजुअलाइजेशन। अब इसमें सबसे पहले आप क्या चीज करोगे अगर आपको किसी न्यू मोटर स्किल को सीखना है, तो सबसे पहले आप अपने टास्क को समझोगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टास्क, सबसे पहले आपने अपने कोच से या फिर अपने टीचर से या फिर किसी से भी आपने पहले टास्क को समझा। उस टास्क को समझने के बाद आप क्या करोगे, मेंटली उसको परफॉर्म करने की कोशिश करोगे कि आगे अब आपको प्रैक्टिस में या फिर रिहर्सल के टाइम या फिर ट्रेनिंग के टाइम उस टास्क को कैसे परफॉर्म करना है। तो मेंटल विजुअलाइजेशन आपका सेकंड हो गया। एक बार हम ऑप्शंस देख लेते हैं, तो बी और ई, तो ये सेकंड और फोर्थ आपका कट जाएगा, बी और ई दोनों में है, तो हम आगे बढ़ते हैं। डी भी देखो दोनों ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो डी है आपका रेपिटेशन एंड प्रैक्टिस। तो सबसे पहले आपने टास्क को समझा, उसके बाद आपने उसको मेंटली विजुअलाइज किया, आपने अपने दिमाग में सोचा, फिर आपने उसकी रिपीटेडली प्रैक्टिस करनी शुरू करी। इसके बाद आपका आएगा रिसीविंग फीडबैक। इसके बाद आपने अपने कोच या फिर अपने टीचर से उस प्रैक्टिस के ऊपर फीडबैक लिया कि आप क्या सही कर रहे हो और क्या गलत कर रहे हो। और लास्ट में आपका आएगा रिफाइनमेंट ऑफ टेक्निक। एक बार आपने अपने कोच या फिर टीचर से फीडबैक ले लिया तो आप अपनी टेक्निक को अब रिफाइन करते जाओगे और उसको और अच्छा करते जाओगे। तो इसके हिसाब से हमारा जो आंसर बन रहा है दैट इज BEDCA। तो BEDCA पहला वाला आपका ऑप्शन है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे 11th क्वेश्चन पे। अब बहुत ही वन लाइनर क्वेश्चन है, आपका स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का पार्ट है, जहाँ पे पूछा गया है कि स्वीडिश वर्ड फार्टलेक का क्या मतलब होता है। तो स्पीड प्ले आपकी एक टेक्निक होती है, फार्टलेक ट्रेनिंग जो होती है जिसमें हम अपने स्पीड को चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, तो ये आपका स्पीड प्ले कहलाता है। विच इज नॉट अ क्राइटेरिया इन सेलेक्टिंग अ प्रॉब्लम इन रिसर्च। तो ये आपका रिसर्च का क्वेश्चन है,
रिसर्च के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जिस तरह के क्वेश्चंस इससे बनते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम क्लासेस में इसको पढ़ेंगे। तो इसमें से कौन सा एक रिसर्च को सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया नहीं है? सबसे पहला है इंटरेस्ट। तो बिल्कुल अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हो तो आपका उस फील्ड में और अपने टॉपिक में इंटरेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना रिसर्च के दौरान आप अपना इंटरेस्ट लूज कर सकते हो और फिर आप अपने रिसर्च पे अच्छे से ध्यान नहीं दोगे। फीसिबिलिटी, जो पैसों का आपको उपयोग करना है वो आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपने कोई रिसर्च सेलेक्ट करी है तो उसमें आपको कितने सैंपल्स आपको चाहिए, आपको क्या टूल्स यूज करने हैं, क्या टेक्निक्स यूज करने हैं, उन सबको यूज करने के लिए आपके पास सही अमाउंट का फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए। फोर्थ है टूल्स एंड टेक्निक्स। तो बिल्कुल टूल्स एंड टेक्निक्स आपको किसी भी रिसर्च को परफॉर्म करने के लिए चाहिए और आपके पास वो पहले से ही अवेलेबल होने चाहिए, ताकि आप उस रिसर्च को बिना किसी हिंड्रेंस के परफॉर्म कर पाओ। प्रिजुडिसाइज, ये आपका नहीं होता है, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो आपका प्रिजुडाइज हो जाएगा, जिसका मतलब होता है रॉन्ग ओपिनियन। ठीक है, यानी कि किसी चीज के बारे में रॉन्ग ओपिनियन रखना। रिसर्च में ये चीज आप नहीं कर सकते हो कि आप किसी भी चीज को सही मान के या फिर किसी भी चीज को गलत मान के अपने हिसाब से आगे बढ़ जाओ, तो ये चीज बिल्कुल भी इसमें नहीं होती है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आराम से हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट्स इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू मेजर फ्लेक्सिबिलिटी? अब इन चारों में से फ्लेक्सिबिलिटी क्या मेजर कर रहा है, ये आपसे पूछा गया है। तो 40 यार्ड डैश, ये आपको पता है, ये आपका स्पीड एंड एक्सेलरेशन को मेजर करता है। वर्टिकल जंप्स, ये आपके लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर कर सकता है। सिट एंड रीच इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पता करने का तरीका है। एंड वन रेपिटेशन मैक्सिमम, ये आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ को गेस करेगा। यानी कि अगर आप वेट लिफ्टिंग जैसे इवेंट्स को देखो या पावर लिफ्टिंग जैसे इवेंट्स को देखो, आपने जरूर देखे होंगे, तो वहां पे एक एथलीट कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा वेट उठाए एक बार में, तो उसको हम 1 RM बोल सकते हैं, या फिर उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ बोल सकते हैं कि वो एक ही बार में कितना ज्यादा वेट अपलिफ्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये भी आपका एक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का क्वेश्चन था। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के काफी क्वेश्चन हमने यहाँ पे देख ली। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी हमारा फिजियोलॉजी से ही है, और मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो कि आउट ऑफ द बॉक्स जरूर होते हैं। तो ये उनमें से एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा आपके टॉपिक से एडवांस आ गया था। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज इसमें और ऐड करूं कि इसका जो सही आंसर है वो है ए, सी और ई। क्वेश्चन आपका है कि ड्यूरिंग कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज विच ऑफ द फॉलोइंग टेंडेंस आर अफेक्टेड? तो कौन से आपके टेंडेंस होते हैं? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टेंडेंस क्या होते हैं। तो टेंडेंस आपके वो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो आपके बोन को मसल से जोड़ते हैं। तो वो कौन से कॉमन है जो कि आपको स्पोर्ट्स इंजरीज में ज्यादा इफेक्ट हुए दिखते हैं? तो मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस, लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस और एचिलिस टेंडनाइटिस, ये आपके 3 होते हैं। अब इसमें मैं अगर आपको बोलूं कि ये जो नाम है, अगर मैं इनको उन कॉमन नेम यहाँ पे उनके लिख दूं जो आप जनरली सुनते होगे, थोड़े से टेक्निकल नेम है, तो शायद आपको पता चले कि हाँ ये कॉमन इंजरीज होती हैं। तो लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस को हम लोग टेनिस एल्बो भी बोल सकते हैं। ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा कभी ना कभी कि टेनिस एल्बो हो गया है मुझे, या किसी को टेनिस एल्बो हो गया है। तो लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस जो होता है उसको हम टेनिस एल्बो बोलते हैं, और मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस जो होता है इसको हम गोल्फर्स एल्बो बोलते हैं। ठीक है, तो ये 2 टर्म आपने जरूर सुने होंगे। अगर ऑप्शंस में ये 2 टर्म होते तो आप इनको जरूर टिक करते, बट इनके जो और साइंटिफिक नेम है उनका यहाँ पे यूज किया गया है। और एचिलिस टेंडिनाइटिस जो होता है या फिर एचिलिस टेंडेंस जो होता है, ये आपकी गैस्ट्रोनीमियस को, आपके जो हील होती है, जो कैल्कुलस बोन होती है, उससे कनेक्ट करता है टेंडन। तो उसमें भी बहुत आपके कॉमन इंजरीज, बहुत ही कॉमन है लोगों को इंजरी होना, और वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन भी होता है हमारी बॉडी का। तो ये 3 जो होते हैं ये हमारे सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं इन टर्म्स ऑफ इंजरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 ACE। तो कभी कभी आपको सेकेंडरी नेम भी ऑप्शंस में देके कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। क्वेश्चन 15 की अगर हम बात करें तो आपको जो एसोसिएशंस हैं उनको उनके गेम से ऐड करना है। फटाफट मेरे ख्याल से 10 सेकंड आपको लगेंगे, आप इसको बढ़ करके आगे बढ़ जाओगे। BAI आपको पता है, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो डी का 3 चारों में दिया हुआ है। फुटबॉल का आपको पता है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, तो बी का 1 देखो सिर्फ 2 में है, तो 1 और 2 काट दो। उसके बाद AFI आपका एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो सी का 4, और AAI आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो ए का 2। तो ए का 2 सिर्फ यहाँ पे दिया हुआ है, सी का 4, B1 D3, तो थर्ड जो है वो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे आपको नंबर जो है आप ऐसे समझो कि फ्री में दिए जा रहे हैं, सिर्फ आपको एक बार नोट्स को अच्छे से पढ़ लेना है और आपका ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ये आपका स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से है, जहाँ पे साइकिल्स के बारे
में यहाँ पे बात करी गई है। तो आप एक टॉपिक पढ़ोगे पीरियोडाइजेशन, उसके अंदर इन सारे साइकिल्स को आप डिटेल में पढ़ोगे। अभी मैं ब्रीफ में आपको इन सबको समझाऊंगा। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग ट्रेनिंग साइकिल्स एज पर देयर ड्यूरेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ध्यान रखना डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है। अगर ये असेंडिंग ऑर्डर से पूछा जाता तो ये जो साइकिल्स होती हैं ये सबसे कम टाइम की कौन सी होती हैं, उससे लेके हमें सबसे लंबी साइकिल पे जाना होता, सबसे बड़ी साइकिल पे। पर क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर है तो हमें बताना है कि सबसे बड़ी साइकिल से लेके सबसे छोटी साइकिल कौन सी होती है। तो सबसे पहले आपकी होती है इसमें सबसे बड़ी ओलंपिक साइकिल, जो कि होती है आपके करीब 4 साल की। ठीक है, तो डी देख लेते हैं। डी सिर्फ 2 में है तो हम 1 और 4 काट देते हैं। इसके बाद आपकी होती है मैक्रो साइकिल, जो कि आपके 6 महीने से लेके 1 साल तक की जनरली हो सकती है। ठीक है, वाई आर लिख देता हूं मैं ईयर के लिए। तो डी के बाद हमारा सी आ गया, तो ऑप्शन दोनों में ही है। इसके बाद आपकी होती है मीजो साइकिल, और ये जो आपकी मीजो साइकिल होती है ये आपके कुछ हफ्तों की होती है। ठीक है, जनरली मैं अगर यहाँ पे लिख दूं तो 4 to 6 वीक्स की आपको ये देखने को मिलेगी। तो डी, सी और ए। इसके बाद आपकी होती है माइक्रो साइकिल, जो कि आपकी 7 से 10 दिन की होती है जनरली। और इसके बाद आपके पर्टिकुलर सेशंस होते हैं, जो छोटे छोटे सेशन होते हैं वो आपके इनके अंदर आते हैं। तो डी, सी, ए, बी, ई आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं एक ओलंपिक साइकिल की, तो एक ओलंपिक साइकिल के अंदर बहुत सारी मैक्रो साइकिल्स आती, उन मैक्रो साइकिल के अंदर बहुत सारी मीजो साइकिल्स आती, और उन मीजो साइकिल के अंदर छोटी छोटी माइक्रो साइकिल्स आती, और उन माइक्रो साइकिल के अंदर आते हैं आपके सेशंस। तो कुछ इस तरीके से आपका जो ट्रेनिंग शेड्यूल होता है वो बनाया जाता है। बाकी जब आप क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो पीरियडाइजेशन टॉपिक में सारी चीजें आपको अच्छे से समझाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस अ कम्युनिकेबल डिसीज। तो कम्युनिकेबल डिसीज आपको पता है कि क्या होता है, जब एक कोई डिसीज एक ह्यूमन से या फिर एक लिविंग बॉडी से दूसरी लिविंग बॉडी में ट्रांसफर होता है, जनरली ह्यूमन से ह्यूमन या फिर एनिमल टू ह्यूमन, तो ये आपका कम्युनिकेबल डिसीज होता है। अ डिसीज दैट ओनली अफेक्ट्स अ स्पेसिफिक एज ग्रुप्स विद अ पॉपुलेशन, तो ऐसा नहीं है, ये किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप को नहीं होता, ये सबको हो सकता है। अ डिसीज दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और फ्रॉम एनिमल टू पीपल, तो इसको हम वेट करते हैं, ये बिल्कुल सही डेफिनेशन है। आगे के ऑप्शन देख लेते हैं। अ डिसीज दैट इज कॉज्ड बाय जेनेटिक्स एंड कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बिटवीन इंडिविजुअल्स, तो ऐसा नहीं है, ये ट्रांसमिट होता है। A disease that primarily spreads through environmental factors and not through direct contact, तो ये भी गलत है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हमारा कम्युनिकेबल डिसीज होता है। तो जो सेकंड ऑप्शन है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिसीज के अगर आप कुछ एग्जाम्पल्स लेना चाहो तो चिकन पॉक्स आपको पता है, स्मॉल पॉक्स आपको पता है, कोविड एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल रहा, जो कि कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं, जो एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन को ये आपको पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की, तो जैसे आपको कैंसर है या फिर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीजें आप एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, तो ये आपके नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स अकर्स बिटवीन टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट व्हेन वन स्लाइड और टेंड टू स्लाइड ओवर द अदर, विच फैक्टर्स इन्फ्लुएंस फ्रिक्शनल फोर्सेस। तो फ्रिक्शन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो घर्षण आपको पता होगा, जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं या रब करते हैं तो वहां पे फ्रिक्शन क्रिएट होती है, जो कि आपकी मूवमेंट को रेजिस्ट करती है या फिर रोकती है। तो आपको फ्रिक्शन के बारे में कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे समझने होंगे। अगर हम फ्रिक्शन फोर्स के टॉपिक को पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें वैसे आपकी बहुत इजीली क्लियर है। तो पहला ऑप्शन है फ्रिक्शन इज लार्ज फॉर मटेरियल दैट स्ट्रांगली इंटरैक्ट, तो ये बिल्कुल ठीक है। जो मटेरियल स्ट्रांगली इंटरैक्ट होते हैं तो वहां पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होती है। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन सरफेस क्वालिटी एंड सरफेस फिनिश, तो बिल्कुल ये भी ठीक है। जितना ज्यादा आपका स्मूथ सरफेस होगा फ्रिक्शन आपकी उतनी कम होगी, जितना ज्यादा आपका रफ सरफेस होगा, उबड़ खाबड़ वाला सरफेस होगा, तो फ्रिक्शन आपकी उतनी ज्यादा वहां पे क्रिएट होगी, तो ये बिल्कुल ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन टोटल सरफेस एरिया, अब ये जो ऑप्शन है ये आपको बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिलेगा कि जो फ्रिक्शन होती है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है, तो ये आपका जो ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है, ये आपका सही नहीं होगा। और फोर्थ है फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ टू सरफेस एरियाज, तो बिल्कुल ये बी वाले की तरह ही है। जो सरफेस है, जो नेचर है सरफेस का, कि वो कितना रफ है, वो कितना स्मूथ है, वो कितना ड्राई है, वो कितना वेट है, उस पर डिपेंड करेगा कि फ्रिक्शन वहां से कितनी क्रिएट होती है। फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन टोटल सरफेस एरिया, तो ये बिल्कुल भी आपका सही नहीं है। किसी एरिया से डिफाइन आप फ्रिक्शन को नहीं कर सकते। आप फुटबॉल फील्ड पे हो या फिर आप किसी हॉकी फील्ड पे हो, अगर ग्राउंड एक जैसा है तो फ्रिक्शन आपके एरिया के हिसाब से वहां पे डिफर नहीं करेगी, फ्रिक्शन एक जैसी आपकी रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन 19 जो है ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज एफोर्स। एफोर्स क्या थे? ये आपके 5 मैजिस्ट्रेट्स थे एंशिएंट स्पार्टन पीरियड में। अब इनके बारे में आपको बताना है कि इनकी ड्यूटीज क्या थी या फिर इनके रोल्स क्या थे।
तो नंबर 1, इंश्योर दैट किंग एक्ट्स इन अकॉर्डिंग्स विद लॉ। तो अगर आप इनके बारे में समझना चाहो तो ये जो मैजिस्ट्रेट थे ये सबसे सुपीरियर लेवल पे हुआ करते थे और सारे डिसीजंस लेने का काम जो था वो इन्हीं लोग का हुआ करता था एंशिएंट स्पार्टन पीरियड में। डिस्करेज फिजिकल एक्टिविटी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वो फिजिकल एक्टिविटी को डिस्करेज बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे, वो सपोर्ट करते थे इवन। तो बी ऑप्शन देख लो, 3 में है तो ये सीधे सीधे आपके गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। इसके बाद इन्वेजन ऑफ रोमन एम्पायर, तो ऐसा भी कुछ नहीं था, इन्होंने कुछ रोमन एम्पायर में इन्वेजन का कुछ भी प्लानिंग नहीं करी थी। फोर्थ है एक्सटेंसिव रेंज ऑफ जुडिकल एंड लेजिस्लेटिव पावर्स टू शेप स्पार्टा, तो इनके पास ये सारी पावर्स थी कि ये डिसीजंस ले सकते थे, डिसीजन सुना सकते थे, तो ये बिल्कुल ठीक है, ए और डी। और ई है स्पार्टन्स होम्स एंड फॉरेन अफेयर्स, तो ये भी पावर इनके पास थी कि कंट्री के लिए या फिर अपने स्टेट के लिए अगर कुछ डिसीजंस इनको लेने थे तो ये वो भी ले सकते थे। तो ए, डी और ई आपका सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऐसे हिस्ट्री में बहुत सारे टर्म्स हैं, वो नोट्स जो आपको मिलेंगे तो आप उसमें आराम से उनको पढ़ सकते हो, उनके बाहर से आपके क्वेश्चंस नहीं बनते। फिजियोलॉजी का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ब्लड सर्कुलेशन द हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द इम्प्योर ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट एंड लंग्स, देन प्यूरिफाइड ब्लड फ्लोज थ्रू अ सीक्वेंशियल प्रोसेस ऑफ। तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक हार्ट को इमेजिन करना है और क्या प्रोसेस होता है ब्लड के फ्लो का उसके बारे में आपको सोचना है, और ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका सॉल्व हो जाएगा। आपके आइडिया के लिए एक छोटा सा मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ जिससे आप हार्ट को समझ पाओगे। तो सबसे पहले हमारा जो ब्लड है वो एंटर होगा राइट एट्रियम में, फिर हमारे यहाँ राइट वेंट्रिकल है, फिर हमारा इधर लेफ्ट एट्रियम है और इधर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहाँ से हमारा जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल से निकल के, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, राइट वेंट्रिकल से निकल के जाता है हमारी लंग्स में। ठीक है, और फिर ये हमारी लंग्स में जाता है, और फिर लंग्स के हमारा जो प्योर ब्लड होता है वो लेफ्ट एट्रियम में आके एंटर करता है। फिर यहाँ पे हमारे वॉल्स होते हैं, वॉल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ट्राइकस्पिड वॉल्व है, माइट्रल वॉल्व है, एओर्टिक वॉल्व है, पल्मोनरी वॉल्व है, इन सब के बारे में हम अच्छे से क्लासेस में पढ़ेंगे। पर अभी हमको सिर्फ इसमें प्रोसेस देखना है, फटाफट हम प्रोसेस देख लेते हैं जिस सीक्वेंस में लगे हुए हैं। ब्लड पासेज इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में पहले नहीं जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में नहीं जाएगा, लंग्स में नहीं जाएगा, सबसे पहले आपका ब्लड आ रहा है राइट वेंट्रिकल में। राइट एट्रियम नहीं दिया हुआ है तो हम सीधे यहाँ पे राइट वेंट्रिकल को देखेंगे, तो ये आपका पहला स्टेप हो गया। इसके बाद ब्लड फाइंड्स इट वे इनटू लंग्स, इसके बाद आपका जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपकी लंग्स में। ठीक है, आपका पल्मोनरी वॉल्व से होते हुए ये आपकी जो आपका ब्लड है वो आपकी लंग्स में चला जाएगा प्योर होने के लिए। अभी ये इम्प्योर है, फिर ये जाके प्योर हो जाएगा। देन आपका जो ब्लड है वो एंटर करेगा लेफ्ट एट्रियम में, ये देखो जो ब्लड है आपका लंग से निकल के लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, तो ये नंबर 3 हो गया। फिर आपका ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ पे, ठीक है, माइट्रल वॉल्व के थ्रू ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, तो ये नंबर 4 हो गया। और लास्ट में आर्टरीज और कैपिलरीज यानी कि एओर्टा वॉल्व से निकलते हुए ये आपकी आर्टरीज एंड कैपिलरीज की मदद से पूरे जो ह्यूमन आपकी बॉडी है उसमें आपका ब्लड जाना शुरू हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से डी सी डी सी बी ए ई आपका सही आंसर होना चाहिए, तो डी सी बी ए ई फोर्थ जो आपका है वो सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा है, आपको सिर्फ इन सारे ऑर्गन्स को, बॉडी पार्ट्स को क्लासेस में पढ़ना है, समझना है, प्रोसेस को थोड़ा बहुत याद करना है, जो याद करने वाली चीजें जो हम आपको बताएंगे, और आराम से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। फिर सीधा सा आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफर इज एसोसिएटेड विद आइडियलिज्म। फिलोसफी का एक क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा प्लेटो। फिलोसफीज आपकी बहुत कम दी हुई है, बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे आपका आइडियलिज्म है, रियलिज्म है, एक्सटेंशनलिज्म है, ये सारी जो आपकी फिलोसफीज है इनके बारे में हम आराम से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अरेंज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन सोशलाइजेशन थ्रू स्पोर्ट्स इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर, तो ये सोशलाइजेशन इन स्पोर्ट्स आपका यूनिट है आपका, जहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को यूज करके आपको क्वेश्चन को आंसर करना होगा। फटाफट हम इसको आंसर करते हैं कि सोशलाइजेशन कैसे आप लोगों के साथ जो मिलना जुलना है वो स्पोर्ट्स में कैसे बढ़ता है। तो सेलिब्रेटिंग विक्ट्रीज एंड लर्निंग फ्रॉम डिफीट्स, ये बहुत बात की बात हो गई। डेवलपमेंट ऑफ अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड आइडेंटिटी विद द टीम, तो ये आपका नंबर 1 होगा कि सबसे पहले आप अपनी टीम के साथ एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक अपनापन जो है वो उनके साथ क्रिएट करोगे, एक आइडेंटिटी क्रिएट करोगे, खुद के बारे में बताओगे, दूसरों के बारे में समझोगे। इसके बाद आपका आएगा अधेरिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। अब आप टीम के साथ मिलके जो आप स्पोर्ट खेलने वाले हो उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके जो एथिक्स है, इंटीग्रिटी है, उसको मिलके समझना शुरू करोगे। इसके बाद आप आ जाओगे बिल्डिंग कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल्स। इसके बाद आप अपने टीम के साथ एक कम्युनिकेशन डेवलप करोगे और लीडरशिप स्किल्स डेवलप करना शुरू करोगे। तो अगर मैं ऑप्शंस के हिसाब से देख लूं तो बी ई सी, तो बी ई सी आपका 2 में है, तो पहले तो हम सेकंड और थर्ड काट देते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा
इंगेजिंग इन ऑफ फील्ड एक्टिविटीज और टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज। अब देखो सबसे पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो साफ साफ दिया है, सेलिब्रेटिंग विक्ट्रीज एंड लर्निंग फ्रॉम डिफीट्स। तो विक्ट्री की अगर बात हो गई तो इसका मतलब है कि आपका जो कंक्लूजन था टीम में आने का वो कंप्लीट हो चुका है, आप जीत चुके हो। तो ए को हम लास्ट में रखेंगे, तो ए को अगर हमने लास्ट में रखा तो डी हमारा नंबर 4 पे आएगा और ए हमारा 5 पे आ जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन 4 है वो यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो चूजन ऑप्शन है आप इसको इग्नोर कर सकते हो, मैंने जिस स्टूडेंट का ये लिया है उन्होंने इस क्वेश्चन को ये आंसर मार्क किया था। बाकी सही आंसर जो है वो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे फिर से सीधे सीधे डेफिनेशन की बात हो रही है, बायोमैकेनिक्स का एक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टाइम इसमें आपको नहीं लगेगा। मास की अगर हम बात करें तो क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ इनर्शिया, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। तो ए का 4 सिर्फ एक में ही दिया हुआ है तो सीधे सीधे आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो। इनर्शिया आपका रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन हो गया, फोर्स आपकी हो गई मैकेनिकल डिस्ट्रीब्यूशन और लोड, और वेलोसिटी आपका हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो ये बहुत ही सिंपल से डेफिनेशंस थी जो सीधे सीधे आपसे पूछी गई। फिर से आपका मैथ्स का एक क्वेश्चन है और ये आज का हमारे वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। एल्वियोली की बात करी गई है, तो जो एल्वियोलाई है ये आपके लंग्स का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जहां पे आपका गैस एक्सचेंज होता है, डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो यहीं पे होता है। तो ए का 1 हो जाएगा सीधे सीधे गैस एक्सचेंज, तो 3 में ये है, 4 हम काट देंगे। ब्रोंक्यूल्स, डायफ्राम और ट्रैकिया, यहाँ पे 3 आपके ऑप्शन हैं। तो अगर हम सीधे सीधे डायफ्राम की बात करें तो डायफ्राम एक मसल होती है जो कि आपके एक्सपैंड एंड लंग्स को जो एक्सपेंडेशन है और कॉन्ट्रैक्शन उसका है उसमें हेल्प करती है। तो डायफ्राम का सी का 4 हो जाएगा। तो सी का 4 सिर्फ एक में ही दिया हुआ है, इसका मतलब थर्ड हमारा सही आंसर है। ट्रैकिया की अगर हम बात कर लें तो एक पैसेज है जहां से एयर आपकी बॉडी में एंटर करती है और वहां से रिलीज होती है लंग्स के लिए, और इसी को हम विंड पाइप भी बोलते हैं। तो आपका डी का 2 सही आंसर हो जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं, बिल्कुल डी का 2 है और बी का 3 आपका सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा आंसर था। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 KIPG इन इंडिया। तो ये आपका करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं या फिर जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, रीसेंट जो इवेंट्स हैं वो भी आपका एक पार्ट है पूरे सिलेबस का, तो उसका एक क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली। 2023 दिसंबर में आपका इवेंट हुआ था जिसमें हरियाणा ने इसको जीता था। ठीक है, अब इन इवेंट्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, और जो हमारे रीसेंट इवेंट्स हुए हैं 2024 में जो हुए हैं उनके चांसेस ज्यादा होते हैं 2025 में आने में आपके ओलंपिक्स हुए हैं, क्या पैरालंपिक्स हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है या ये सारी आपको हम क्लासेस में देंगे जिनसे सबसे ज़्यादा चांसेस है इस बार क्वेश्चंस पेपर में आने का। इसके बाद आपका यूपी थी एंड देन आपका इसमें तमिलनाडु थी। ठीक है, तो ये कुछ इसकी रैंकिंग्स थी। बाकी इसके अलावा आपके जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए, उन सब के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे और उनसे जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन क्लास में करेंगे। तो ये था पूरा हमारा आज का वीडियो जहाँ पे हमने टोटल 25 क्वेश्चंस जो थे उनको पूरा अच्छे से डिस्कस किया। आपको इससे समझ में आएगा कि जो पेपर का लेवल है वो क्या है, क्वेश्चंस जो बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, और फिर जब आप क्लासेस में हमारे आओगे तो ये सारी चीज़ें जब आपको दोबारा पढ़ने को मिलेंगी तो आप बहुत आराम से सारी चीज़ों को ग्रैब कर पाओगे और फिर रिविजन भी अपना टाइमली कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच। आप कमेंट में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या फिर डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, आपको हम रिप्लाई जरूर करेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच।